हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एनसीएफ 2005 से जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। ठीक है, एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है और इसकी इम्पोर्टेंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं होती, चाहे आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, वी टेट हो, एच टेट हो, एच पी टेट हो, मतलब यूके टेट हो। कहने का मतलब यह पूरे देश में, ऑल इंडिया में जो भी शिक्षक भर्ती होती है, हर शिक्षक भर्ती में कम से कम 5 से 8, कम से कम बता रहा हूं दोस्तों, 5 से 8 नंबर तो आपके पक्के हैं ही दोस्तों। आप समझ के चलिए कि 8 नंबर आपके पक्के हैं यदि आपने एनसीएफ 2005 को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, अब दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्योंकि करते हैं एक अच्छा सा धमाल। ठीक है, तो एक बार से आप बता दीजिए कि आवाज़ और स्क्रीन दोनों यदि आपके पास ठीक आ रही हैं तो एक बार यस कर दें, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एकदम से ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और दोस्तों गारंटेड यहाँ से हर बार फंसेगा और फंसता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। जो सत्य कथन है वो आपको बताना है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो होनी चाहिए, क्या ये सही है? नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। नेक्स्ट है, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। या फिर लास्ट है आपका, ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। ध्यान रखिए, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सत्य है एनसीएफ 2005 के अनुसार। ठीक है, हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए बता दूं, यदि आपने एनसीएफ 2005 और आरटीई दोनों को नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि आप अपना बहुत बड़ा पोर्शन छोड़ के जा रहे हैं यदि आपने इनको नहीं पढ़ा है। ठीक है, यदि आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से तो यहाँ जाइए, यहाँ पर आई बटन दिखेगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी एनसीएफ और आरटीई। ठीक है, 2009। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, जो हमारी पाठ्यचर्या है, वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। हमारा जो ज्ञान है बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये सही होता। ठीक है, ये गलत है। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। अरे भाई, जब समझ ही नहीं आएगा तो क्यों करेंगे उसके लिए, गलत हो जाएगा बिल्कुल। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, मैंने अभी आपको बता दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का सेशन सच में बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है दोस्तों? अभिरुचियों के अनुसार, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप, या फिर शारीरिक स्तर के अनुरूप। बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है, यह आपको बताना है दोस्तों। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, तो ध्यान रखिए, अगर आपका गलत होता है तो नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर है, यानी कि बच्चे की जो रुचि है उसके अनुसार होना चाहिए। देखिए, मनोविज्ञान में कुछ चीज़ें अलग ही तरीके से लिखी जाती हैं। जैसे क्षमता होता है, क्षमता को अभिक्षमता लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्ट यानी कि रुचि जो होता है उसे हम अभिरुचि बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चेंजेस हो जाते हैं, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शारीरिक असुविधा का सामान्य स्रोत नहीं है दोस्तों। शारीरिक असुविधा की बात की जा रही है, उसका सामान्य स्रोत नहीं है, यह आपको बताना है। बताइए दोस्तों, स्कूल पहुंचने के लिए छोटे बच्चों को दूर तक पैदल चलना, बताइए क्या ये हो सकता है? नेक्स्ट, घटिया फर्नीचर जो बच्चों की पीठ को पर्याप्त टेक नहीं देता।
नेक्स्ट है शारीरिक दंड या फिर मारना पीटना या फिर तकलीफ देना या फिर देह मुद्रा में खड़े कर देना। देह मुद्रा का मतलब ये होता है मुर्गा बना देना, या फिर कहते हैं ना मुर्गा बन जाओ, या फिर क्या होता है हाथ खड़े करवा देना। ठीक है, ये सब होता है। लड़कियों के लिए शौचालय व सफाई प्रबंधों की व्यवस्था करना। तो ठीक है, इसमें बात क्या की गई कि शारीरिक असुविधा की बात की गई। तो यहाँ पर बात करते हैं स्कूल पहुँचने के लिए छोटे बच्चों को दूर तक पैदल चलना, बिल्कुल सही है। इससे शारीरिक असुविधा होगी, बिल्कुल होगी दोस्तों। घटिया फर्नीचर अगर होगा, बच्चे की पीठ को पर्याप्त तरीके से टेक नहीं मिलेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं एकदम से असुविधा है। शारीरिक असुविधा, शारीरिक दंड देना, ये भी एक शारीरिक असुविधा है कि उन्हें तकलीफ दी जा रही है शारीरिक तरीके से। ठीक है, लेकिन लड़कियों के लिए शौचालयों व सफाई प्रबंधों की व्यवस्था करना, ये आपका हालांकि असुविधा है, लेकिन शारीरिक असुविधा के अंतर्गत इसको काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज आपको और याद रखना कि एनसीएफ आपको लिखकर आ जाता है कि एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या कहेंगे बताइए दोस्तों, क्या कहेंगे एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? जी हाँ बताएं, सभी भाई बहन कमेंट करें, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर हिंदी में लिखकर आता है तो क्या होता है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ये हिंदी में होता है। और अगर इंग्लिश में होगा तो क्या लिखा होगा, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, या फिर स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? आप सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोग एकदम से राइट है। तो आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बिल्कुल सभी बच्चे सीखने के योग्य होते हैं, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, तो आपका जब ये सही है तो ये तो गलत होगा ऑटोमेटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है ना, अगर अच्छी लग रही तो एक बार जय हिंद बोलते हैं। ठीक है, एक बार जय हिंद बोलें अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, जय हिंद बोलना हमारा नारा है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जी हाँ, इस प्रश्न को बताएं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो किसी भी भाई बहन का गलत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न में कहा गया कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक के रूप में, एक आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी भी भाई बहन का यह गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही दोस्तों। लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर इसमें हमने आज तक जो पढ़ा है वो तो इसमें है ही नहीं, मार्गदर्शक पढ़ा है लेकिन मार्गदर्शक तो इसमें है ही नहीं। तो कुछ भाई बहन इसमें गलत कर सकते हैं, गलत कहां से करेंगे? तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा एक आदेशक के रूप में आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन गलत हो जाएगा दोस्तों, एक उत्प्रेरक के रूप में। बच्चे को प्रेरित करना है कि बेटा तुम्हें इस तरीके से काम करना है तो तुम्हें ही फायदा होगा, मतलब बच्चे को किसी भी तरीके से प्रेरित करना है, यही आपका कार्य है। तो शिक्षक की भूमिका क्या है? एक उत्प्रेरक के रूप में। दोस्तों क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा आज का अगला प्रश्न है, शिक्षक पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ अन्य संदर्भ को जोड़कर, यहाँ पे खाली जगह है, इसमें आपको भरना है को पोस्ट और गहन बना सकता है किसको? बताना है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? सभी भाई बहन कमेंट करें। ठीक है, जी हाँ बताएं, जल्दी से कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षक पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ अन्य संदर्भों को जोड़कर,
मतलब अन्य संदर्भ को जोड़कर, यानी कि किसको इसमें जोड़ना है आपको ये बताना। बिल्कुल सही है यार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर। शिक्षार्थी को ही तो जोड़ना है, क्योंकि पढ़ाना किसको है, शिक्षार्थी को पढ़ाना है, तभी तो पुष्ट और गहन बना सकता है अधिगम को। बिल्कुल सही है, एकदम से सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण से के माध्यम से, यहाँ पर खाली जगह में आपको भरना है, लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। दोस्तों बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। आप सभी भाई बहन कमेंट करें जल्दी से। जी हाँ, ज़्यादा समय आपके लिए नहीं दिया जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं, अगर मैं आपसे इस प्रश्न की बात करूं, तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। दोस्तों प्रश्न बहुत ही जबरदस्त हैं, आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को इंपॉर्टेंट लगाकर नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं एनसीएफ से, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए दोस्तों। अंग्रेजी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए या संस्कृत होनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम से बहुत ही सिंपल, आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है। प्राथमिक स्तर की जब भी बात की जाएगी तो बच्चे को मातृभाषा के माध्यम से सिखाना चाहिए, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका कौन सा है, यह आपको बताना है। वार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, अर्धवार्षिक परीक्षाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, आपको बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार। जी हाँ, सभी भाई बहन एकदम से करेक्ट आंसर देंगे, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि एनसीएफ 2005 में कहा गया कि बच्चा जो दैनिक कार्य करता है, प्रतिदिन का जो कार्य करता है, उसी के अनुसार, उसी की गतिविधियों के अनुसार उसका आकलन एकदम से सही और बेस्ट तरीका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में, यहां पर खाली जगह में आपको भरना है, अध्यापन की बात करना निरर्थक है। कैसे अध्यापन की, पिछड़े, सामान्य, कक्षा केंद्रित या सृजनशील। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आपको बड़ा कंफ्यूज किया गया है, जी हाँ, बहुत कंफ्यूज किया जा रहा है इन प्रश्नों में, तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा माइंड को सेट करके एकदम से फोकस करिए, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे फिर कहता हूं, आप एनसीएफ और आरटीई दोनों को जरूर पढ़िए दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो उत्तर क्या हो जाएगा कि आप सभी लोग जानते हैं कक्षा केंद्रित नहीं होगा, कक्षा केंद्रित तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है। बाल केंद्रित होता है, आप जानते हैं, या शिक्षक केंद्रित होता है। कक्षा केंद्रित तो कभी आपका सही होता ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सामान्य नहीं होगा, सृजनशील होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि बच्चे फेल होते हैं तो यह दर्शाता है अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को, या फिर परिवार की असफलता को। क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें कि यदि बच्चे फेल होते हैं तो यह क्या दर्शाता है, यह आपको बताना है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग जानते हैं कि यदि बच्चे फेल होते हैं तो आपने जो प्रश्न आज तक देखे होंगे उनमें और इसमें ऑप्शंस में आपको डिफरेंस दिखा होगा। तो ध्यान रखिए, अपनी असफलता नहीं दिखाता है, बच्चे असफल नहीं है, समझ रहे ना, बच्चे असफल नहीं है, समाज से इसका कोई तात्पर्य नहीं है, परिवार से कोई मतलब नहीं, स्कूल असफल है, टीचर असफल है, टीचर की जो पढ़ाने की पद्धति है वो असफल है, ठीक है, समझ रहे ना आप। जी हाँ, इस ऑप्शन को अगर देखा जाए तो स्कूल की असफलता इज अ राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तनों का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना, या फिर उपर्युक्त सभी। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य आपको बताना है। जी हाँ, बताएं दोस्तों। अब ये मत समझना कि सर ये गणित का प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न नहीं है दोस्तों, यह आपका पेडागोजी का प्रश्न है, एनसीएफ का प्रश्न है, क्योंकि एनसीएफ में सभी विषय के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा।
जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों सही है। गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए तार्किक ढंग से एकदम से सही है। अमूर्त निर्माण करना चाहिए, बिल्कुल सही है। संचालित करने की योग्यता का विकास बच्चे में करना चाहिए कि वो किसी कार्य को किस प्रकार से संचालित कर सके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पर खाली जगह आपको छोड़ी गई है, इसमें आपको लिखना है कि चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठचर्या में प्राप्त होना चाहिए। दोस्तों गणित, पर्यावरण, भाषा या मातृभाषा, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, देखिए इस प्रश्न को बताइए क्या हो सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं यदि हम मातृभाषा की बात करें तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, यदि आप मातृभाषा लगाते हैं तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर किसी बच्चे की बात नहीं की जा रही कि कैसे पढ़ाना चाहिए या फिर प्रारंभिक शिक्षा कैसी देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला है। इसमें पूछा है किसके प्रति जागरूक बताना है, तो किसके प्रति, पर्यावरण के प्रति, ठीक है। पर्यावरण हमारा बहुत प्रदूषित हो रहा है, आप भली भांति जानते हैं, तो बच्चे को स्टार्टिंग से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? पूर्व प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर या फिर इन सभी स्तरों पर? बताएं इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपका जो डी वाला ऑप्शन होता है, यानी कि इन सभी, ये सभी जो ऑप्शन होता है वो आंख बंद करके मत लगाइए जब तक आपको कंफर्म हो कि ये डी हो सकता है, तभी लगाएं। आप आंख बंद करके, कुछ लोग एकदम से डी देखा और लगा दिया, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखें कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें पूर्व प्राथमिक स्तर पर, बिल्कुल होना चाहिए, यानी कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। क्योंकि जब कला बच्चा इस तरीके से जब मान लो एक बनाएगा तो पहले एक नहीं बना पाता, कभी ऐसे, मतलब सही करके नहीं बन पाता उससे। गोला बनाने के लिए कहो, वृत्त बनाने के लिए, तो कभी ऐसे मतलब टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है उससे, ठीक है। तो ये सब क्या है, जब वो बनाएगा, कला को बनाएगा, तभी तो लिखना सीख पाएगा दोस्तों। तो ये वाला एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। जब पूर्व प्राथमिक स्तर पर होगा तो भाई प्राथमिक स्तर पर भी होगा और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है, जी हाँ, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? शिक्षा बोझ के साथ, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा पर्यावरण के साथ या फिर शिक्षा पर्यावरण के बिना? जी हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, एकदम से सही। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों एक चीज मुझे आप बता दीजिए कि एनसीएफ 2005 का जो निर्माण हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किसकी अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो यहां पर ध्यान रखिए एनसीएफ 2005 की जब भी बात की जाए तो ये आपके यशपाल, प्रोफेसर यशपाल की, देखिए मैं लिख देता हूं, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था। लेकिन कहा जाए कि इसके कार्य निदेशक कौन थे, यह भी प्रश्न आता है, तो आप कहो प्रोफेसर कृष्णपाल, ठीक है, कृष्ण कुमार, हाँ जी, कृष्णपाल, ठीक है। जी हाँ, कृष्णपाल दोस्तों ये थे, कौन थे? निदेशक थे, ठीक है, कार्य निदेशक। तो चलते हैं इस प्रश्न की बात करते हैं कि बच्चों में अधिगम की निस्सहायता का कारण है उनकी क्या? बेअसफल, देखिए मैंने पाल बता दी, कृष्ण कुमार था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखें, कृष्ण कुमार, कार्य निदेशक कृष्ण कुमार था दोस्तों, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी, कृष्ण कुमार नाम था, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखें। इस प्रश्न की बात करते हैं, बच्चों में अधिगम की निस्सहायता का कारण है उनकी क्या? बताना है आपको। बेसफल नहीं हो सकते, इस व्यवहार को अर्जित करना चाहिए, कक्षा की गतिविधियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए, अपने माता पिता की उम्मीदों के साथ सामंजस्य ना बना पाना, या फिर अध्ययन को गंभीरता से नहीं लेने का नैतिक निर्णय। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। आपको बताना है बच्चों में अधिगम की निस्सहायता का कारण क्या है। क्या
देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, यहाँ पर अगर मैं इस प्रश्न की बात करूँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपका आने की पूर्ण संभावना रहती है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो एक बार लाइक जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें यदि अच्छी लग रही तो, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ध्यान रखिए इस प्रश्न की, यदि हम बच्चे को सहायता ना दें, निस्सहायता का मतलब है सहायता नहीं दे रहा, ठीक है, तो सहायता ना दें तो क्या होगा, वह सफल नहीं हो सकेगा, ये चीज गारंटी है, ठीक है। हालांकि बच्चा जो है अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र भी होना चाहिए और कार्य को कर भी सकता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं सहायता की जरूरत होती है, अध्यापक की जरूरत हमेशा है दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखिए। एकदम से ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर। कक्षा की गतिविधियों के प्रति कठोर रवैया नहीं होगा, अपने माता पिता की उम्मीदों के साथ सामंजस्य ना बना पाना गलत हो जाएगा, अध्ययन को गंभीरता से नहीं लेने का नैतिक निर्णय गलत हो जाएगा, वे सफल नहीं हो सकते, इस व्यवहार को अर्जित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को बहुत जबरदस्त तरीके से देखिए, ठीक है। जी हाँ, इस प्रश्न को जरूर देखिए दोस्तों, आपका सीटेट 2020 के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। अभिमन्यु नामक बालक यानी कि छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, वह आरटीई कब लागू हुआ था, तो मैंने आपको बताया था 2009 में आया था, ठीक है। तो आरटीई अधिनियम के तहत एक पब्लिक स्कूल की चतुर्थ श्रेणी में दाखिला लेता है। कुछ समय के बाद अभिमन्यु के सहपाठी गरीब पृष्ठभूमि के लिए उसे चिढ़ाते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए, या अगर आप नैतिक विकास के कोहलबर्ग के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं तो आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, सभी ऑप्शंस को एक ही बार में देखते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा देखेंगे तो दोस्तों बहुत ही लेंथी हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं, छात्रों से कहेंगे कि वे अगर अभिमन्यु को परेशान करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। छात्रों को समझाएंगे कि वे अभिमन्यु को अपने सहपाठी के रूप में स्वीकार करें। अभिमन्यु को कहेंगे कि जो छात्रों उसे परेशान करेंगे वह उसकी ओर ध्यान न दे, या फिर प्रधानाचार्य से अभिमन्यु के लिए एक अच्छी पोशाक और जूते की जोड़ी की व्यवस्था करने का अनुरोध करेंगे। इस प्रश्न को एक बार मैं आपके पूरी स्लाइड में लगा देता हूं, थोड़ा सा स्लाइड बहुत छोटा करना पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। बताएं, अब इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि अभिमन्यु नामक जो बच्चा है आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, आरटीई के तहत एक स्कूल में पढ़ने गया, और पढ़ने गया तो उसके जो सहपाठी थे साथ में पढ़ने वाले बच्चे वो उसको परेशान करते हैं गरीब होने के कारण। तो बताइए क्या हो सकता है, आपके नैतिक विकास के कोहलबर्ग का पालन अगर आप करते हैं तो क्या आप क्या करेंगे उसमें से, ठीक है। जी हाँ, तो ध्यान रखिए, यदि आपने कोहलबर्ग को नहीं पढ़ा, कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, इन चार को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो यहाँ जाइए, आई बटन पर क्लिक करिए, आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको जरूर देखिए। इसमें बात करते हैं, छात्रों से कहेंगे कि वे अगर अभिमन्यु को परेशान करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। एकदम से सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा होता है, कब, पूर्व प्रारंभिक अवस्था में जब बच्चा होता है, यानी कि 4 से और 10 साल की एज में जब बच्चा होता है, तब वो किस लिए कार्य करता है, तो मैंने आपको बताया था वो इस वजह से कार्य करता है कि यदि मैं कार्य को नहीं करूंगा तो मुझे दंड मिलेगी या फिर मेरी मार पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कोहलबर्ग से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपको शायद इसलिए समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आपने कोहलबर्ग का सिद्धांत नहीं पढ़ा होगा, और जिसने पढ़ा होगा वो कर पाएंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार, जी हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए किस तरीके से, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, या फिर खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। बताएं दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आरटीई।
शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RTE, यानी कि राइट टू एजुकेशन। इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए, इसमें क्या है कि विशेष आवश्यकता वाला अगर बच्चा है तो उसे समावेशी शिक्षा के तौर पर पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही है एकदम से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। आप सभी लोग जानते हैं समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, किसी भी वर्ग से हों, उन्हें एक साथ पढ़ाना चाहिए एक ही छत के नीचे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और इस प्रश्न को दोस्तों बताएं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है दोस्तों। दो जगह आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो एक बार लाइक कर दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें, क्योंकि मेरी मेहनत को आप थोड़ा सा देखें, ठीक है। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय होता है और सामाजिक है। अधिगम अपने आप में सक्रिय और सामाजिक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कि कक्षा में रचनात्मकता के विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों रचनात्मकता की बात की जा रही, ठीक है। शब्दों को पकड़ने की कोशिश करिए कि शब्द क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं दोस्तों। तो ध्यान रखिए, खेल खेलने की जो गतिविधियां होती हैं, बिल्कुल रचनात्मकता पैदा होती है उनसे, ठीक है। प्रयोग अगर हम करते हैं किसी भी चीज पर, तो उसमें भी हमारी रचनात्मकता का विकास होता है। कहानी लेखन में भी रचनात्मकता का विकास होता है, लेकिन व्याख्यान देने से किसी भी प्रकार की रचनात्मकता का विकास नहीं होता। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त। एक बार आप जय हिंद बोल दें दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे इंसान हैं हिंदुस्तान में रहने वाले कि जब तक एक बार जय हिंद नहीं सुन लेते तब तक हमारा दिल नहीं लगता, ठीक है। तो यहां पर एक बार जय हिंद बोल दीजिए। तो संविधान के अनुच्छेदों में से निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, किस अनुच्छेद के अनुसार होगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेदों में से निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अधिसूचना के बाद प्रभावित हुआ। जी हाँ, बताइए। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 20? बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिए, संविधान के अनुच्छेदों में से निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 की अधिसूचना के बाद प्रभावित हुआ, तो वो हुआ था आपका अनुच्छेद 46, ठीक है। अनुच्छेद 46, ध्यान रखिए आर्टिकल 46 एकदम से जबरदस्त तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक बार लाइक जरूर कर दें। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बताएं एक प्रभावी शिक्षक होने के नाते निम्नलिखित में से क्या करना महत्वपूर्ण है। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। छात्रों की पूछताछ के कारण उत्पन्न व्यवधान से बचना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के साथ संपर्क में होना चाहिए, या फिर किताब जैसी